हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल चैप्टर शुरू किया था, जो कि यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। तो जो लास्ट लेक्चर जो था उसका हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने समझा था कि बेटा रेट क्या हुआ करती है ना। रेट का हम लोगों ने एक बेसिक सा आइडिया लिया था कि रेट जो हुआ करती है उसको हम लोग नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। देन वी हैव स्टडीड अबाउट दैट हाउ टू डिफाइन द रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, कि अगर मान ली हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है उसकी हम लोग रेट को किस प्रकार से डिफाइन किया करते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने समझा था डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमने आपको क्या बताया था कि बेटा एवरेज रेट जो हुआ करती है उसमें हम लोग लार्ज चेंजेस के बारे में बात किया करते हैं, कि जैसे मान ली कंसेंट्रेशन है या फिर टाइम जो है उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज हुआ करता है तो हम लोग उसको एवरेज रेट बोला करते हैं। लेकिन अगर मान ली हम लोग को पूरे प्रोसेस के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर रेट को पता करना होता है, देन व्हाट वी यूज द इंस्टेंटेनियस रेट। और इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना था। जैसे हमने बताया आपको, एवरेज रेट में क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ा चेंज कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल लेटर से दिखा रहे थे, यानी इसको हम लोग कैसे दिखाया करते बेटा, ट्रायंगल से शो कर रहे थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट का, तुमने क्या बताया था, आप वही लार्ज गैप को थोड़ा डिक्रीज कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के बराबर हो जाए। तो हम लोग को कुछ नहीं करना था, कि हम लोग को जो नॉर्मल एवरेज रेट हम लोग डेल्टा का यूज कर रहे थे उसको रिप्लेस कर देना था, किससे था, स्मॉल टी से, है ना। हमने बताया था उसको हम लोग डिफरेंशियल्स जो हुआ करते हैं उससे हम लोग को रिप्लेस कर देना है। और ऐसा करने के बाद जो हम लोग का रेट लॉ बन के आता है, फिर जो रेट इक्वेशन बन के आती है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, उसको हम लोग क्या बोला करते थे बेटा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई आपको। फिर हम लोगों ने उसी में हम लोगों ने इंक्लूड किया था कि इसमें हमारे पास मान लो कोई जनरल केमिकल इक्वेशन है, अगर उसमें आपके जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट के साथ में कुछ कोफिशिएंट्स भी यूज हो रहे हैं, तो जो हम लोग की रेट ऑफ रिएक्शन जो हुआ करती है उसको एक्सप्रेस करने के टाइम पर जो कोफिशिएंट्स हुआ करते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सेकेंडली, अगर मान लीजिए हम लोग रेट को हम लोग रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल नेगेटिव साइन लगाना पड़ा करता था, ताकि जो रेट की ओवरऑल जो वैल्यू हुआ करती है वो पॉजिटिव रह सके। लेकिन अगर मान लीजिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमको कोई भी नेगेटिव साइन लगाने की नीड नहीं हुआ करती है। समझ में आ गई बात सभी को है। तो ये हम लोग का लेक्चर 1 का एक क्विक रिकैप था। तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के जो हम लोग का लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना। कि कोई जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, किसी भी जो किसी एक रेट से प्रोसीड हो रही है, तो उसकी रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं। और टू बी ऑनेस्ट, ये आपका पूरा चैप्टर जो है ना बेटा, अभी फर्स्ट लेक्चर को छोड़ करके बाकी इतना चैप्टर आप बचा हुआ है उसमें आप मान के चल सकते हो कि लगभग 80 to 90% चैप्टर जो है वो यही टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हुआ करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। आप लोग जो हम लोगों ने पहला लेक्चर देखा हुआ था, आप एज्यूम कर लीजिए पूरे चैप्टर का वो 5% है। बाकी 10% हम लोग लास्ट में थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि हुआ करती है कोरिलेशन थ्योरी फॉर केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो आप बोल सकते हैं 5% है। बाकी रिमेनिंग 90% जो है बेटा, वो हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन्हीं फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क डालते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वो हुआ करती है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और यही जो पहला फैक्टर जो है ना, इसी से हम लोग ड्राइव करके लाएंगे रेट लॉज। जो रेट लॉज हुआ करते हैं केमिकल इक्वेशन के लिए, हमने बताया भी था आपको बेटा, लॉ का मतलब क्या हुआ करता है, ऐसे जो नियम कानून जो कोई चीज फॉलो करी जाती है ना, तो वैसे रेट लॉज क्या हुआ करते हैं, जो केमिकल इक्वेशंस हुआ करती हैं, केमिकल रिएक्शंस हुआ करती हैं, वो एक स्पेसिफिक रेट लॉ को ओबे करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि कुछ इक्वेशन की जो रिएक्शन रेट जो हुआ करती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, कैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है ना। सेकेंड फैक्टर क्या है, हम लोग बारे में बात करते हैं, विच इज टेम्परेचर। कि टेम्परेचर जो हुआ करता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट पे कैसे फर्क डालता है, ठीक है। और थर्ड बेटा जो हुआ करता है वो हम लोगों का है कैटलिस्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद 11th क्लास में सुना भी होगा कि कैटलिस्ट हुआ करते हैं, और इनमें थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन मिला होगा आज कैटलिस्ट के बारे में, है ना। तो अगर बारे में बात करते हैं तो सबका पहला टॉपिक जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी यही है, सबसे ज़्यादा डिटेल भी यही है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर जो है वो टेम्परेचर, जो कि थोड़ा सा कम डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें मेजरली के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को इसमें बेटा एक हम लोग को इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है, विच इज
अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन जो हुआ करती बेटा है, यही एक्सप्लेन करती है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर डिपेंडेंस के हिसाब से। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? मतलब कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट हुआ करती है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट हुआ करती है, उसे कौन एक्सप्रेस करने वाला है? अरेनियस इक्वेशन। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट। ये बहुत छोटा सा टॉपिक हुआ करेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक जो है, पहला फैक्टर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क डालता है, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हम लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया था कि हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग का था, फर्स्ट फैक्टर जो था, जो कि है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो हुआ करती हैं वो कैसे फर्क डालते हैं, उसको बारे में पढ़ने वाले हैं। पर स्क्रीन पे टॉपिक लिखा हुआ है रेट लॉ। ये क्या चीज़ हुई यहाँ पर? तो देखिए, हमने आपको वहाँ पर लिखकर भी दिखाया था इसके बारे में कि बेटा रेट लॉ जो हुआ करता है ना, यही एक्सप्लेन करता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की रेट हुआ करती है वो उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे कैसे डिपेंड करती है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में है, तो देखिए रेट लॉ बहुत सिंपल से टॉपिक हुआ करता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि किसी भी बेटा केमिकल रिएक्शन की जो रेट हुआ करती है, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? उसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। बहुत सिंपल सा आंसर इस वाले का मतलब क्या है कि आप अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को जितना ज़्यादा लेके चलेंगे, रेट उतनी ही ज़्यादा हुआ करती है। समझ में आ रही बात है? अब सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर साथ में कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोला करते हैं क्या? रेट कांस्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के आने वाले लेक्चर से आप लोग समझ जाएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुआ करती है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो ये तो हमने आपको बता दिया कि किसी भी इक्वेशन की जो, किसी भी केमिकल इक्वेशन की रिएक्शन की जो रेट हुआ करती है वो कैसे डिपेंड करते हैं उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। पर हम लोग बात करते हैं रेट लॉ जो हुआ करता है, इसके स्टेटमेंट क्या है। समझ में आ रही बात है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है विच इज ए एंड बी गिव सी, कि ए और बी जो बेटा है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और सी को फॉर्म कर देते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए लेट्स से अगर हम लोग रेट लॉ लिखना चाहेंगे, तो रेट लॉ ऐसे डिफाइंड होगा कि रेट इज इक्वल टू के मीन्स बेटा रेट कांस्टेंट, यहाँ पे जो के जो है स्मॉल के हुआ करता है, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट्स आएंगे उनकी कंसंट्रेशन आएगी यहाँ पर। क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। सेकेंडली यहाँ पर क्या है कि कभी कभार क्या हुआ करता है कि कुछ रिएक्टेंट्स जो हुआ करते हैं उनके कोफिशिएंट्स पे हुआ करते हैं। पर ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले भी हैं बेटा, रेट लॉ जो हुआ करता है ना, इसमें आपके रिएक्टेंट्स की कुछ पावर रेस की जाती है। वो पावर जो है वो कभी कभार ये कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है और कभी कभार नहीं भी हो सकती है। नहीं समझ में आया? एक बार दोबारा समझेंगे इस चीज़ के। लेट से अभी हम ऊपर डिफाइन करने वाले चीज़ के लिए, लेट से रेट लॉ अगर मान ली किसी केमिकल रिएक्शन का है, उसमें ए की पावर लेट से एम है और बी की पावर लेट से एन है। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन लेट से इसकी कुछ इस प्रकार से दिख रही है कि ए प्लस बी गिव सी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपका जो ए जो है वो एम के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली आपका यहाँ पर जो बी जो है वो एन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग बातें हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ पर देखिए, an expression that relates the rate of a chemical reaction to the molar concentration of reactants each raised to some power। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है क्या बेटा कि आपका रेट लॉ, सबसे पहली बात तो क्या है, एक एक्सप्रेशन हुआ करता है, एक आपको एक फॉर्मूला ऐसा दिखेगा यहाँ पर जो कि किसको रिलेट करता है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल इक्वेशन की क्या जो रेट हुआ करती है उसको रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उनकी कंसेंट्रेशन से रिलेट करने वाला है। समझ में आ रही बात है? आगे कुछ और लिखा हुआ है, ईच रेज्ड टू सम पावर। किसके बारे में बात हो रही है? जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना, इनकी कुछ पावर्स हुआ करेंगी। सभी को समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? एक और चीज यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, अपने मन में बिठा लेंगे कि हम लोग कभी भी किसी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को देख करके उसका रेट लॉ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आगे बात सभी को नहीं आ गई है? ये जो रेट लॉ हुआ करता है ये हमेशा थ्योरेटिकली ड्राइव किया जाता है। गॉट इट? तो आप लोग बेटा इस बात को बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए कि आपको अगर मान लिया फॉर एग्जांपल कभी किसी ने कोई रिएक्शन लिख के दे दी, केमिकल रिएक्शन, और बोला कि बताओ बेटा इसका रेट लॉ क्या होगा, तो आप लोग ऐसे देख कर नहीं बता सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हुआ करती हैं ये केमिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली इनको ड्राइव किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी रिएक्शन को सिर्फ देख करके उसका रेट लॉ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं।
समझ में आगे बात नहीं आ गई है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड पे क्या देखा था कि आपका जो रेट लॉ क्या हुआ करता है, बहुत सिंपल से आज का आंसर था कि रेट लॉ बेटा क्या, रेट लॉ एक इक्वेशन हुआ करती है, एक एक्सप्रेशन हुआ करता है जो रिलेट करती है किसको, किसी भी केमिकल इक्वेशन की रेट को उसके कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। समझ में वाली बात नहीं आ रही है कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ करती है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे कैसे डिपेंड करती है, उसको कौन एक्सप्लेन करता है, रेट लॉ एक्सप्लेन किया करता है, जिसमें आपके रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की कुछ पावर्स हुआ करती हैं, कुछ एक्सपोनेंट्स हुआ करते हैं। समझ में आ रही बात है। अगर आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं तो आगे की डेफिनेशन, आगे का टॉपिक हम लोग का जो कि है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बहुत बेसिक टॉपिक होने वाला है। क्या है देखिए, चलो यहाँ पे तो पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ करता है, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स। जिन पावर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो कि रेट लॉ हम लोगों ने देखी थी एम और एन, उन्हीं एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करी जा रही है, रेस्ड ऑन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अगर मान लिया हम जो पुराना वाला एग्जांपल था वही दोबारा से ले लेते हैं, तो क्या लिखा था हमने वहां पर, रेट इज इक्वल टू स्मॉल की क्या करता था हमने, रेट कांस्टेंट हुआ करता है कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एम इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर एन। ये तो हम लोग का रेट लॉ किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहली बात तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये समझने वाली यहाँ पर है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर जो है वो ए के रेस्पेक्ट में कितना है, एम। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, वो क्या हो जाएगा, एन। समझाते हुए इस चीज को, हम आगे समझिएगा इस चीज को। जैसे अब लास्ट में क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर, यही जरूरी हुआ करता है। ओवरऑल ऑर्डर का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है कि आपका पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, कुछ नहीं, जो पावर है उनका सम कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ये सम क्या करना है, बस एम प्लस एन। तो यही बस इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर है कि आपका ओवरऑल ऑर्डर क्या है, जितनी पावर्स आ रही हैं उन सबका आपको सम कर देना है। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एम। अब यहाँ पर सब लोग ध्यान से समझिए, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर कुछ लेट से इस तरीके से लिख देते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर वन एंड बी टू द पावर जीरो। लेट्स हमने इसको एक हाइपोथेटिकली इसका एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, रेट और इसको रिलेट कीजिए, रेट और कंसेंट्रेशन ऑफ ए को रिलेट कीजिए। देखिए ये तो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे, अगर हमने इसे भी कांस्टेंट एज्यूम कर लिया और कंसेंट्रेशन ऑफ बी को भी कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, तो क्या बेटा हम इसको ऐसे ले सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर वन का मतलब ए ही रहने वाला है। होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप कंसेंट्रेशन ऑफ ए बढ़ाएंगे उसी ऑर्डर में आपकी रेट भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा अगर मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर, ये हमने यहाँ पे टू लिखा होता है, इसका मतलब क्या होगा, जितनी स्पीड से आपकी रेट बढ़ेगी उससे डबल स्पीड से आपकी क्या बढ़ेगी, कंसेंट्रेशन। या आपको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट आपकी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही आपको, कैसे, लेट से मल्ले में इसी के बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में आप क्या करो, ए की जगह पे 2a पुट कर दो। लेट्स ए इज इक्वल टू 2a, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रेट इज इक्वल टू, ये ए है ना, इसकी जगह में लोग 2a डाल देते हैं, 2a, और इसका भी क्या कर देना, स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 4 टाइम्स आ गया कि नहीं आ गया। और हमको पता है देखिए ए स्क्वायर की जगह पे क्या डाल देंगे, रेट डाल देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक ही कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट क्या हो जाएगी बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर होगी बात नहीं होगी। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, अब हम लोग बी के रिलेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं बी के टर्म्स में तो क्या आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर जीरो एंड एनीथिंग टू द पावर जीरो क्या हुआ करता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेट 1। पर इसका मतलब क्या है, 1 तो बेटा कांस्टेंट हुआ करता है। कहने का मतलब क्या है, ये वैल्यू आपकी खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट है, क्योंकि ये तो 1 हो गया ऑलरेडी है। तो अगर हम ओवर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, हम ओवर रेट के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। मतलब क्या है कि आपकी रेट जो है उस बार रेट लॉ में बी की वैल्यू ही नहीं आ रही है, बी की कोई एक्सप्रेशन दिखी नहीं यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका रेट जो होगी रिएक्शन की, वो कंसेंट्रेशन ऑफ बी के क्या है, इंडिपेंडेंट है। समझ में आगे बात नहीं आ गई। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए अगर हम यहीं से दोबारा शुरू करते हैं तब पे क्या लिखो, रेट जो है वो, अब देखो के तो कांस्टेंट है यहाँ पर, ये तो के कांस्टेंट है, पर
ए टू द पावर टू लिखा हुआ, मतलब क्या है कि रेट जो है वो ए के रेस्पेक्ट में क्या है, सेकेंड ऑर्डर की है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ए की कंसेंट्रेशन को एक गुना करोगे तो रेट दो गुना हो जाएगी। अगर आप एक ही कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। वहीं क्या लिखा है हमने यहाँ पर, देखिए बी जो है आप लोग का वो जीरो है। कहने का मतलब क्या है, ये तो वैल्यू वन हो गई ना पूरी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वन हो जाएगी। मतलब आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बी के कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। आपको समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब बात करते हैं ओवरऑल ऑर्डर की। ओवरऑल ऑर्डर कुछ नहीं है, अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी है उसको मिटा देते पहले हैं। देखिए इसकी पावर क्या थी, टू, इसकी पावर क्या थी, जीरो, तो टू प्लस जीरो टू। हम कहते हैं यहाँ पर ये रेट जो है हमारी रेट लॉ जो है ये एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का है। सभी को समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो लोग ध्यान रख लेंगे यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हुआ करता है बेटा हम लोग को ये बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कैसे इफेक्ट डालते हैं रेट के ऊपर है। अगर हम लोग को ओवरऑल ऑर्डर निकालना तो क्या करेंगे, जो आपकी पावर्स हुआ करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, उन पावर को हम लोग सम कर देंगे। सभी को समझ में आ गई बात, नहीं आ गई है? वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। सो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट हमारा क्या था, ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट ये है, order of a reaction can be any integer and even a fraction and even a fraction। क्या मतलब बेटा इस चीज का, कि किसी भी रिएक्शन की जो ऑर्डर जो हुआ करता है वो आपका इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स, आपको पता होगा इंटीजर का मतलब क्या हुआ करता है, वो आपके नेगेटिव नंबर्स भी हो गए, जीरो भी हो गए और पॉजिटिव नंबर्स भी हो गए। मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हुआ करता है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और तो और वो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। समझ में आ गई बात, नहीं? अगर फ्रैक्शन में सिंपल सी बात क्या है, मान लीजिए 3/2 भी हो सकती है ना, 5/2 भी हो सकती है, ये वैल्यूज भी एक्वायर कर पाएगी। क्लियर होगी बात, नहीं हो गई? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करके देखते हैं और पता करेंगे कि हम लोग को अगर मान लिया ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और बोला गया हम लोग को आप इस रिएक्शन का या फिर इस रेट लॉ की हेल्प से आप लोग रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा कैसे करते हैं वो क्वेश्चंस को, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है? सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने वाले छोटा सा है। लेट से किसी भी इक्वेशन है, मेरे पास कोई इक्वेशन है वो ये रेट लॉ फॉलो करती है, वो क्या है, k इज इक्वल टू ए टू द पावर टू एंड बी टू द पावर हाफ। मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरे पास में है, ठीक है, हम लोग को पता करना है इस वाली रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तुम लोग को पता है ऑर्डर, हम लोग को ओवर ऑर्डर निकालना आता है। क्या करना है, जो पावर है बस उनको ऐड कर देना आपस में। तो अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन के ओवरऑल ऑर्डर के बारे में तो क्या हो जाएगा, जस्ट ऐड 2 and 1.5, तो क्या हो जाएगा ये बेटा 2.5। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई है? इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आया करते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गया आपको है? तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका रेट लॉ के रिलेटेड, तो आप लोग उससे ऑर्डर इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं हम लोग के आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक के ऊपर है, जो कि है यूनिट ऑफ अ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप लोग आने वाले न्यूमेरिकल्स में आप लोग बस क्वेश्चन को देखते ही पता कर लेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है। अभी आप लोग को आई थिंक समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन आगे आप लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आप लोग बस ये रेट कांस्टेंट होगा ना, उसका आप यूनिट देख के पता कर लेंगे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। सर हमारी बात सभी को है, तो हम लोग बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं इसके लिए। तो क्या करेंगे, जो हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखी थी उसी के बेल पे हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक सा रेट लिख लेते हैं, जो कि क्या है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। समझ में आ गई बात है? अगर हम बात करते हैं, आप लोग बताएंगे इस वाली रिएक्शन का बेटा ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग आगे से एन लिखेंगे, एन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। समझ में आ गई बात है? आगे का हम लोग को डेरिवेशन आने वाला है, उसमें लोग क्या करेंगे ए प्लस बी क्या फिर एन, जो हम लोग का जो क्या है वो क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को नोट करने वाला है। गॉट इट? अब देखिए हम लोग को रेट पता करना है, हम लोग को रेट कांस्टेंट यूनिट पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में जितने भी आप लोग की चीजें दिख रही है ना, उन सबको हम लोग उसके यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे याद कीजिए लेक्चर 1, तो हमने आपको क्या बताया था बेटा, रेट को हम लोग कैसे लिखा करते हैं,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। आप चाहो तो प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हो। ऊपर क्या आता है न्यूमरेटर में क्या हुआ करता है चेंज इन कंसंट्रेशन, और अगर हम यार बोल रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन तो वो भी तो कंसंट्रेशन ही होगी ना। अगर मान लिया हमने बोला कि चेंज इन लेंथ, कोई चीज 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो गई है तो लेंथ में ही चेंज आएगा, सिंपल सी बात है। तो यूनिट जो होगा वो भी लेंथ का ही आने वाला है, ठीक है। तो ऊपर क्या हम लोग बोल रहे थे चेंज इन कंसंट्रेशन, तो बेसिकली ऊपर न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन ही आने वाली है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन, नीचे क्या लिखा है चेंज इन टाइम, अगर टाइम में चेंज है तो भी किसके वो किस में आएगा टाइम में आएगा, क्लियर बात है यहाँ पर, ठीक है। इज इक्वल टू के इसको ऐसे रहने देंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ वहां पर देखिए, ये ए क्या है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन, और इसकी पावर क्या है यहाँ पर बेटा ए। आगे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन ही होगा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी स्मॉल बी। हम लोग आगे देखते हैं, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए बेस दोनों का सेम है पर पावर डिफरेंट है। आप लोग को पता होगा कि अगर मान लिया बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो उनको जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा ये कंसंट्रेशन टू द पावर ए प्लस बी। हमने यहाँ पर लिखा भी था कि हम लोग ए प्लस बी को क्या नोट करने वाले हैं एन से, तो हमारे पास बेटा ये क्या ओवरऑल एन है, मतलब एन का मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर एन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है और ये भी कंसंट्रेशन है, तो क्या करेंगे क्योंकि हम लोग को यूनिट किसका निकलना है रेट कांस्टेंट का, तो बस रेट कांस्टेंट को यहीं पर रखेंगे और एक कंसंट्रेशन जिसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो देखिए हम लोग की रेट कांस्टेंट यूनिट क्या आ जाएगी रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, एक तो वहां पे ऑलरेडी था कंसंट्रेशन अपॉन यहाँ पर नीचे क्या चल रहा था टाइम, और जो वहां से हम लोग कंसंट्रेशन लेके आए थे कंसंट्रेशन पावर एन वो भी नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन टू द पावर एन। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बेटा न्यूमरेटर में भी यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर भी कंसंट्रेशन है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n लिख देंगे क्योंकि उसकी पावर यहाँ पर क्या देखिए 1 और इसकी पावर यहाँ पर क्या है n, ठीक है। तो ऊपर जाएगी पावर क्या जाएगी माइनस में हो जाएगी। सिमिलरली ये जो टाइम लिखा हुआ है टाइम भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, टाइम की पावर माइनस में, फिर हम लोग टाइम इनवर्स भी बोल सकते हैं। आगे देखेंगे तो जो हमें लिखा हुआ कंसंट्रेशन, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा कंसंट्रेशन जो हुआ करती है वो हम लोग कैसे एक्सप्लेन किया करते हैं जनरली मोलैरिटी के बेस पे। मोलैरिटी का यूनिट क्या हुआ करता है मोल पर लीटर, तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू, और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुआ करता है सेकंड इनवर्स। वही बस यही हम लोग का सोल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप लोग अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हुआ करते हैं उनके लिए आप लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट पता कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस करके भी देख लेते हैं हम लोग, बस उसके बाद चैप्टर हम लोग का उसका आज के लेक्चर हम लोग का ओवर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर मान लीजिए हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग पता करना चाहते हैं यूनिट ऑफ के कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा। अब एक काम कीजिए यहाँ पर n इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, अगर इसकी जगह हम लोग मान लीजिए जीरो डाल देते हैं तो 1 - 0 क्या हुआ करता है 1, तो हमारे पास रेट सिंपल क्या रेट कांस्टेंट यूनिट क्या बन जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1, सिंपल मोल पर लीटर रहेगा, और आगे सेकंड इनवर्स तो है ही, तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। समझ में की बात है। तो अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं ना तो आप लोग रेट कांस्टेंट यूनिट अपने आप से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगर हम पता करना चाहते हैं फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा यूनिट ऑफ के, ध्यान से देखेंगे वाले स्टेप को। देखिए अगर हम यहाँ पर n की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, 1 डालेंगे तो 1 - 1 क्या हुआ करता है 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा यहाँ से, ये टर्म आप लोग का बचेगा ही नहीं। सिंपल बचेगा क्या है यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो यूनिट ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हुआ करता है सिर्फ टाइम इनवर्स है, फिर सिर्फ सेकंड इनवर्स, यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आएगा। तो अगर मान लिया आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिखा आप उस न्यूमेरिकल में देखो अगर उसका यूनिट जो है वो सिर्फ टाइम इनवर्स है सेकंड इनवर्स आर इनवर्स, तो आप लोग या आप बोल सकते हो कि ये रिएक्शन जो बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही होगी। समझ में आ गई बात है। अच्छा एक और देख लेते हैं, लेट्स
हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, वन की जगह पे डाल देते लेट से टू, तो वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस का वन। तो क्या हो जाएगा, अगर पावर माइनस में है ना, तो आप माइनस को, अगर माइनस वन को आप अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल के ऊपर माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ जो माइनस वन लिखा हुआ लीटर के ऊपर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन का यूनिट क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। सभी को समझ में आ गई, बात नहीं आ गई? तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर रखेंगे। तो आज के लेक्चर हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क डालते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे तीन मेजर फैक्टर्स हुआ करते हैं, जिसमें हम लोग का जो पहला फैक्टर है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो किस प्रकार से इफेक्ट करती है, उसको हम लोगों ने आज से शुरू कर दिया था। फिर हमने बताया था कि आपकी जो रेट कांस्टेंट जो हुआ करता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है। इसे कौन एक्सप्लेन कर रहा था, आपका रेट लॉ। रेट लॉ से हम लोगों ने सीखा कि हम लोग किस प्रकार से ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं, और लेक्चर के एंड में हम लोगों ने सीखा कि आपका यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट हुआ करता है वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैसे पता कर लेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। समझ में आगे, बात नहीं आगे? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।